नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों में काजू कतलियों हो जाओ तैयार और आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो आज गांवों की शेयर कराने के लिए मैं आपको लेकर के आ चुका हूं। हम आज जो अध्याय शुरू करने जा रहे हैं भूगोल में, वो है अध्याय 4 कृषि एग्रीकल्चर। और भाई कृषि तो जो होती है गाँव में ही होती है, शहरों में तो हमने जमीन ही नहीं छोड़ी, मिट्टी नहीं छोड़ी। हमारे सपनों के मकान बनाने के लिए हमने अच्छे फर्श बिछा दिए पर हमने मिट्टी नहीं छोड़ी। तो जो कृषि होती है वो गाँव में होती है। तो हम आज गाँव की शेयर करना शुरू करते हैं। तो कृषि एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग लास्ट क्लासेस में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि एग्रीकल्चर भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन रहा है। जो हमारी अर्थव्यवस्था जो पूरी की पूरी टिकी हुई है वो कृषि पर ही टिकी हुई है। पर जिस प्रकार से आज हम लोग देखते हैं कि जैसे किसान आत्महत्या कर रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत दुख की बात है और भारत के लिए विडंबना है कि जिस इंसान पे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हो उनके पास पूरी सुख सुविधाएं ना हो, ये दुख की बात है। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। हम संसाधन एवं विकास वाले चैप्टर में ये बात पढ़ चुके हैं कि सभी देशों के पास सभी प्रकार के संसाधन नहीं होते। ठीक है, हर देश की जो अर्थव्यवस्था किसी ना किसी संसाधन पर टिकी हुई होती है। जैसे हम बोलते हैं ईरान इराक की पूरी पेट्रोल पर टिकी हुई है, जापान की है वो पूरे मानव संसाधन पर टिकी हुई है। हमारी जो अर्थव्यवस्था, जो हमारी इकोनॉमी है, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके, हम प्रगति कर सके, वो जो हमारी इकोनॉमी है वो कृषि पे टिकी हुई है। और ये सामाजिक विज्ञान की विशेषता है कि चारों सब्जेक्ट इंटर रिलेट होते हैं। हम भूगोल में भी अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, ये सामाजिक विज्ञान की विशेषता है। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। तो 2/3 जनसंख्या मतलब 75% की जो जनसंख्या है वो क्या है, कृषि में जो है बिल्कुल पूरी तरीके से व्यवस्थित है, जिनकी आजीविका है वो सिर्फ और सिर्फ कृषि पर ही टिकी हुई है। हम आज के समय में एट प्रेजेंट टाइम में 75% भी ना कहें तो 55 से 60% तक की आज भी जो आबादी है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे टिकी हुई है, कृषि पर ही टिकी हुई है। वो कृषि से ही अपना पालन पोषण कर रहे हैं और देश का पालन पोषण भी कर रहे हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। हम अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के क्षेत्र पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। हम तीनों क्षेत्रों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो कृषि है वो कौन से क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र का है। प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग उन क्षेत्रों को लेते हैं जो डायरेक्ट प्रकृति से हमें उत्पादन करने में मदद मिलती हो, उन क्षेत्रों को हम जोड़ते हैं, जिसमें कि कृषि एक मुख्य क्षेत्र है और जो हमें क्या उपलब्ध करा रहा है? खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है। फूड आइटम्स जो है वो हमें उपलब्ध करा रहा है। जैसे कि आपको इस इमेज में भी देखने को मिल रहा है, अलग अलग फूड आइटम्स है। ठीक है, पालक भी है, प्याज भी है, सभी कुछ इसमें है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करता है। तो जो द्वितीय क्षेत्र है उसमें क्या आता है? उद्योग आता है, इंडस्ट्रीज आती है। वो क्या करती है? विनिर्माण करती है। विनिर्माण करती है भाई। कपास, कॉटन जो है वो हमें प्राथमिक क्षेत्र से मिलेगा, पर उसे टी शर्ट, उसे शर्ट बनाने का जो काम है वो उद्योग क्षेत्र करता है। तो उद्योग क्षेत्र को जो कच्चा माल देने का काम है वो भी प्राथमिक क्षेत्र ही करता है। अगर प्राथमिक क्षेत्र नहीं होगा तो उद्योग खुद पे खुद बंद होने लग जाएंगे, खत्म होने लग जाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट, मतलब बाहर भेजना, विदेशों में भेजना। 2 शब्द होते हैं, आयात और निर्यात। आयात मतलब इंपोर्ट और निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। आयात, आया मतलब बाहर से हमारे पास आ रहा है, मतलब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम बाहर से मंगवा रहे हैं। और निर्यात मतलब हम लोग भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। तो जो कुछ ऐसे उत्पादन है, चाय, कॉफी, मसाले, ये हम लोग निर्यात करते हैं, हम लोग बाहर भेजते हैं, विदेशों में भी भेजते हैं। कृषि के प्रकार, अब कृषि कुछ प्रकारों की है। कृषि किस किस प्रकार से करी जाती है वो हम लोगों को जानना है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, इसे इंग्लिश में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। ये जो नॉर्मली होती है ये अपने परिवार के लिए, जीविका क्या लिखा है? जीविका निर्वाह, अपनी जो लाइफ है, जो अपने परिवार है उसका पालन पोषण करने के लिए ही किसान क्या है? नॉर्मली करता है, बाकी तो नहीं करता। गहन जीविका कृषि मतलब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए करी जाती है। और फिर वाणिज्यिक कृषि, कॉमर्शियल जो क्रॉप्स है, कॉमर्शियल फार्मिंग है, जिसमें क्या है? किसान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उस फसल को बेचना ही होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करूं और मार्केट में ले जाकर उसे बेचूं और उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं। अब हम एक एक पर चर्चा करते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, या इंग्लिश में हमने इसे क्या कहा है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग
भूमि के छोटे टुकड़ों पे होती है। ये अब आपको जब डिफरेंस आप क्रिएट करोगे कि इसमें प्रारंभिक जीविका निर्वाह में और गहन जीविका कृषि में, जब आप डिफरेंस क्रिएट करोगे तब आपको समझ में आएगा भूमि के छोटे टुकड़ों पे कौन सी हो रही है प्रारंभिक जीविका निर्वाह। ये मुख्य क्या है, अपने परिवार के लिए करी जा रही है, इसमें ज्यादा उत्पादन नहीं करा जाता है, तो ये क्या है छोटे टुकड़े पे होगी। आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी। आदिम आदिम मतलब जो पुराने जमाने के, जो पुराने समय से चला आ रहा है, पारंपरिक जो कृषि जो हम लोग कर रहे हैं, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, उसके जो औजार हैं, जैसे कि लकड़ी का हल हो गया, जैसे कि आपको दिख रहा है कि बेल के जो ऑक्स होता है उनके बांध करके उस हल से क्या है प्लगिंग करी जाती है, जुताई करी जाती है। अब तो ट्रैक्टर्स आगे बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे हम लोग पहुंच चुके हैं, पर जो पारंपरिक तरीके हैं वो यही होते हैं। डाव डाव ये है जो फाइनली क्या होता है आखिरी में फसल को काटने के लिए भी काम में आता है, तो उसका भी इस्तेमाल करा जाता है। परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। देखो जब हमें ये खिलाना किसको है, परिवार को ही खिलाना है, तो मदद जो काम करेगा वो भी परिवार करेगा, बाहर से लेबर नहीं बुलाई जाती, क्योंकि यहाँ पर क्या है किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो सारा का सारा काम जो करवाता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों से ही करवाता है, और ज्यादा से ज्यादा समुदाय जो आसपास के लोग हैं उनको मिलकर के ये लोग क्या है इसमें काम करते हैं, और इसका जो उत्पादन होता है वो ज्यादा नहीं होता, वो कम ही करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। तो देखो कृषि जो भी है, चाहे फार्मिंग हो, जीविका निर्वाह के लिए करें या गहन जीविका निर्वाह के लिए हम लोग करते हैं, मानसून पे डिपेंड करती है। मानसून मतलब जो बारिश का मौसम होता है उस समय के लिए। प्राकृतिक उर्वरता, जो नेचुरल फर्टिलिटी कितनी है, जो मिट्टी है, मृदा है, उसकी नेचुरल फर्टिलिटी कितनी है कि वो कितना ग्रो कर सकती है, कितना उगा सकती है। कुछ जमीन होती है जो बंजर हो जाती है, जो बिल्कुल खराब हो जाती है, फिर हम उसमें उर्वरक भी डालते हैं, खाद, फर्टिलाइजर जिन्हें हम लोग कहते हैं, पेस्टिसाइड, कीटनाशक, जब पेड़ पौधे लग जाते हैं तो उस पर कीट ना लगे, ठीक है, वो खराब ना हो इसलिए कीटनाशक भी डालते हैं। तो प्राकृतिक उर्वरता चाहिए, नेचुरल फर्टिलिटी होनी चाहिए मिट्टी में, तभी क्या होगा अच्छे से ग्रो होगी। और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियां भी होनी चाहिए, और भी बाकी जो नेचुरल सिचुएशन है, जो पर्यावरणीय परिस्थितियां है कि भाई वहां पे सूरज की रोशनी पहुंचनी चाहिए, और जो मौसम की है वो स्थितियां होनी चाहिए। जैसे कि आपको मिट्टी के दिखाया गया है कि एक मिट्टी में पौधा उगा है, ये जो निर्भर करता है, ये काफी पहलुओं पर निर्भर करता है कि भाई वहां का मौसम कैसा है। अलग अलग मौसम में अलग अलग मृदा पे क्या होता है, अलग अलग फसलों का उत्पादन करा जाता है। यह कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि है। कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि है। ये क्या है, देखो जैसा होता है क्या है कि मान लो ये एक किसान के पास खेती करने के लिए क्या है, एक उसकी जो छोटी सी फील्ड है, छोटा सा खेत उसके पास, उसने क्या करा है कि पहले इस वाले भाग में उसने क्या कर ली, खेती कर ली। इस वाले भाग में जब उसने खेती करी है, खेती करने के बाद क्या होगा, जब आप एक ही जमीन पर बार बार अगर आप उस पर खेती करते जाओगे तो वो जमीन बंजर होती जाएगी। इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप क्या करो कर्तन दहन प्रणाली करो, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करो। तो इसमें क्या होता है, जो फसल आपने यहां से ली उसे उत्पादन कर लिया, उसकी कटाई कर ली, अब जो वो वहां पे है उस जमीन पे जला दिया जाता है। उसको जला करके जो राख होती है वो राख उस मिट्टी में मिला दी जाती है, और जब अगला सीजन आता है तब वापस इस जमीन पर आ जाते हैं। तब तक इस जमीन पे किसान काम कर लेता है, फिर वापस वो क्या है इस जमीन पे काम कर करके अगले फसल पे इस जमीन पे चला जाता है। तो ये वहां जा रहा है, उसे स्लेश जो जला रहा है और खत्म कर देता है, फिर वापस नए तरीके से आ जाता है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप जमीन को अगर आप बंजर नहीं बनाना चाहते हो तो क्या करो कि फसल के हिसाब से आप क्रॉप्स लगाते जाओ, कि एक साल आपने ये उगा लिया, फिर दूसरे साल आप उस पर दूसरी फसल उगाओ, तीसरे साल आप उस पर एक ही प्रकार की फसल उगाने से बार बार में वो अगर वो जमीन है वो बंजर होती जाएगी। अब जो कर्तन दहन प्रणाली है उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से बोला जाता है, और आपको इसी तरीके से पढ़ना है, इसी एक पूरी टेबल बना लेनी है, और ये टेबल आपको कमरे में चिपका लेनी है। जैसे सुबह शाम भगवान का नाम लेते हो ना, वैसे सुबह शाम इसको याद करना है, नहीं तो एग्जाम तक बिल्कुल भी याद नहीं होगी। सुबह शाम 5 मिनट का टाइम निकाल करके आपको ये रिवाइज करना ही करना है। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है, झूम फार्मिंग, झूम कल्टीवेशन। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से दीपा कहा जाता है। मणिपुर में पामलू, मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेड़ा, ओडिशा में पामाडाबी या कौमान या बरिगा, पश्चिम घाट कुमारी। पश्चिम घाट में आपको बता देता हूं, जैसे कि ये हमारा भारत का मानचित्र है, ठीक है, तो एक घाट इधर है मतलब पहाड़ी है, ये जो इधर वाली घाट है ये सब पश्चिम घाट कहा जाता है क्योंकि पश्चिम की दिशा में है, और उधर वाली है वो पूर्वी घाट है,
ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। तो पश्चिमी घाट में मतलब इस वाले जो इलाका है, इस वाले इलाके में क्या कहा जाता है, कुमारी कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालेर और वाल्ट्रे, हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरवा, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम। अब इसी को क्या है, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे देश में कितने नामों से जाना जा रहा है वो हमने देखा, अब अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका, तो देखो सबसे पहले तो आप ये देख लो मैप में कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका है कहां पे। तो ये रहा मैक्सिको। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बिल्कुल जस्ट नीचे क्या है, मैक्सिको है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका, तो मध्य अमेरिका में ये वाला हिस्सा आ जाएगा, यहां पे क्या बोला जाता है, मिल्पा बोला जाता है। वेनेजुएला और कोनुका रोफा, तो वेनेजुएला जो आपको देखने को मिलेगा, वेनेजुएला यहां पे है, ये रहा वेनेजुएला, ठीक है। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसके सबसे ऊपरी क्षेत्र पे क्या है, वेनेजुएला है, वहां पे रोफा बोला जाता है। मध्य अफ्रीका, ये पूरा अफ्रीका है, इसके अफ्रीका के मध्य में इसे क्या बोला जाता है, मसोले। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया बिल्कुल भारत के नजदीकी देशों में आपको देखने को मिलेगा, यह यहां बोला जाता है लद्दाख। वियतनाम, वियतनाम यहां पर है, वियतनाम इसे बोला जाता है रे। तो अलग अलग हमारे राज्यों में और अलग अलग देशों में क्या है, जो दहन कर्तन प्रणाली है उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, उसे बोला जाता है। अब आ जाता है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि मतलब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है और बहुत ज्यादा आबादी का क्या उस पर बोझ होता है कि उसने उस आबादी को उसका पालन पोषण करना ही है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, मतलब जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पे जनसंख्या अधिक है, वहां पे क्या होगा, इस प्रकार की खेती करी जाएगी, इस प्रकार की कृषि करी जाएगी, जिससे क्या हो कि उस जनसंख्या का जो पालन पोषण है वो हो सके। हम लोग, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 1967 की में हरित क्रांति आती है। 1960 से 1970 का जो दौर होता है, इसमें हरित क्रांति आती है, ग्रीन रिवोल्यूशन आता है। तो ये हरित क्रांति क्या होता है, हरित क्रांति में ये कहा जाता है कि जो पारंपरिक विद्या है हमारी, जो ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब आप क्या है, खाद में, उर्वरक में आप क्या करो, गाय का गोबर इस्तेमाल करो, वो हटा दो। आप कीटनाशक में, पेस्टिसाइड्स में आप क्या कर रहे हो, नीम के पत्तों को भिगो करके जो उससे आप कीटनाशक का इस्तेमाल करो, वो हटा दो। आप मॉडर्न तरीकों पर आ जाओ, आप आधुनिक हो जाओ। आधुनिक होने का कारण मतलब क्या है, आप HYV सीड्स का इस्तेमाल करो। HYV सीड्स का क्या मतलब है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उच्च पैदावार वाले बीज, वो आप इस्तेमाल करो। आप ट्रैक्टर इस्तेमाल करो, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, सिंचाई, इरिगेशन की आप व्यवस्था बढ़ाओ। ये सब करना पड़ा हमें। जो केमिकल्स के हमें क्या है, रासायनिक उर्वरक, खाद, कीटनाशक, इन सब का इस्तेमाल करना पड़ा। हम पारंपरिक से हट करके आधुनिक पर आ गए। उससे एक जो फायदा हमें हुआ वो ये हुआ कि हमारी उपज बढ़ गई, ठीक है, उपज बढ़ गई। उपज बढ़ाना उस समय जरूरी था क्योंकि जनसंख्या का भार हम पर बहुत था, जनसंख्या का भार बहुत था। और वो समय ऐसा समय था जब क्या था, बिल्कुल भी भारत सरकार के पास खाद्यान्नों में पूरी तरीके से कमी आ चुकी थी। भारत की जनता को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं था और हमें बाहर से आयात करना पड़ता था, अमेरिका से, इन जगहों से हमें गेहूं मंगवाना पड़ता था। तो इसलिए HYV सीड्स किसमें, गेहूं और चावल के लिए इस्तेमाल करे गए। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे क्या है, जो हरित क्रांति है वो बहुत सफल हुई, बहुत सक्सेसफुल हुई। और उसके बाद ऐसी स्थिति आ गई, हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गए और जिस अमेरिका से हम पहले लेते थे, अब उस अमेरिका को हम भेजने लगे। हरित क्रांति का बहुत बड़ा बेनिफिट यह हुआ कि हमारे पास जितनी भी जनसंख्या, हमने उसका सबका क्या है, पेट भर दिया। ज्यादा से ज्यादा उपज हमने करी, उत्पादन हमने करा, पर उसका नुकसान जो ये हुआ ना, हमने क्या करा, केमिकल इस्तेमाल करें, हमने रसायन यूज करा है। जब केमिकल, आप उस पर केमिकल डाल रहे हो, वो केमिकल आपके शरीर में तो जाएगा ही ना। फिर बोलते हो आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज मेरा सिर दुख रहा है, तो भाई आपने केमिकल को शरीर में ले लिया है, शरीर तो खराब हो गए ना। अलग अलग प्रकार की डिजीज, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हम लोगों में चल गई है। क्यों? क्योंकि हम शुद्ध खाना नहीं ले पा रहे। इसलिए सरकार की अब वापस कोशिश है क्या हो कि हम आधुनिक से किधर पहुंच जाए, आधुनिक से पारंपरिक की तरफ हम लोग वापस पहुंच जाए। पारंपरिक का मतलब क्या है, खाद का इस्तेमाल करना है, गाय का गोबर लगाना। हाँ? जो भी गांव में, पहली बात ये दिमाग में क्लियर रखो कि जो कृषि है, जो खेती बाड़ी, वो अधिकतर गांव में ही हो रही है। तो गांव में हो रही है, उनके पास सबके पास एक एक या दो दो गाय होती है, और गाय रोज गोबर करे, गोबर डालो, खाद बन जाएगा। जरूरत ही नहीं है आपको किसी रासायनिक की, किसी की। कीटनाशक के लिए आप नीम के पत्ते तोड़ो, उन्हें पानी में भिगो और उस पानी को क्या है, पूरे खेत में डाल दो। कोई भी कीट, कोई भी कीड़ा मकोड़ा आपके पेड़ पौधों को खराब नहीं करेगा। उसका जो सबसे बढ़िया जो काम है वो ये है कि आपके जब उस सब्जी को लोगे ना, जब आप खाओगे, वो आपके शरीर को नुकसान नहीं देगी।
और सिक्किम हमारे देश का ऐसा पहला राज्य है जो पूरा काम पारंपरिक के रूप से कर रहा है। 100% वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, कार्बनिक कृषि वहां पे करी जा रही है। तो ये जो गहन जीविका कृषि है, जनसंख्या के दबाव का पालन पोषण करने के लिए है कि जो जनसंख्या इतनी ज्यादा है उसका पेट भरा जाए। ये श्रम गहन कहती है। श्रम गहन कहती है मतलब लेबर बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि भाई आप ज्यादा पॉपुलेशन के लिए काम कर रहे हो, आप ज्यादा पॉपुलेशन के लिए काम कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए, ज्यादा लेबर चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी मदर है, वो 5 लोगों के लिए खाना बना रही, कोई बात नहीं, 5 लोगों के लिए खाना बनाना बड़ी बात नहीं, पर बोल दिया जाए कि भाई कल घर में शादी है, 500 लोगों के लिए खाना बनाना है, तो अकेले बनाएंगी क्या? बिल्कुल भी नहीं बनाएंगी। क्या होगा, हलवाइयों को बुलाया जाएगा, हलवाई 5 आएंगे 10 आएंगे, लेबर की ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि भाई 5 को खाना खिलाना बड़ी बात नहीं है, 500 को तो खिलाना बहुत बड़ी बात, ठीक है। तो उन 500 को खाना खिलाना बहुत बड़ी बात होगी कि आप उनका बिल्कुल पेट भर दो, तो उसके लिए हमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा लेबर चाहिए, इसलिए हमें ज्यादा जनसंख्या को खुलाना है तो क्या है, हमें श्रम गहन ज्यादा लेबर की जरूरत होती है। जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा रासायनिक और सिंचाई के लिए आपको पैसा निवेश करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको पूंजी लगानी पड़ेगी, और तभी जाकर के क्या होगा, आप ज्यादा जनसंख्या का पेट भर सकते हो। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे किस प्रकार से मजदूर है ना उठा करके किसी चीज को ट्रैक्टर में रख रहे हैं और आगे पहुंचाने के लिए तैयार है। अब आ जाते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि का मतलब है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग, कॉमर्शियल का मतलब, आप अगर 11th में कॉमर्स लेंगे ना, तो कॉमर्स का मतलब ही लोग ये समझते हैं कि बिजनेसमैन करेगा, बिजनेसमैन बने। कॉमर्स में सिखाया ही ये जाता है कि कहां फायदा और कहां नुकसान, प्रॉफिट और लॉस, बस यही है। पूरी कॉमर्स इसी पे खत्म होती है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट और लॉस ही सब कुछ है वहां। तो कॉमर्शियल क्रॉप्स का मतलब यही है कि आप ये जो क्रॉप्स है ना, बेचने के लिए उगा रहे हो, मुख्यतः बेचने के लिए ही उगा रहे हो, उसका घर में कम इस्तेमाल है, कुछ भी नहीं। जो पहले हमने दोनों कृषि के प्रकार पढ़े हैं उनमें हम उगा रहे हैं, वो जरूरी है, वो जरूरी है लोगों को देना। गेहूं हो गया, चावल हो गया, जरूरी है लोगों के लिए, खाद्यान्न वो हमारे लिए बिल्कुल फूड जरूरी है। पर जो हम कॉमर्शियल क्रॉप्स पढ़ेंगे वो ऐसी क्रॉप्स है जो बहुत महंगी तो बिकती है और लोग खरीदते भी हैं। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेश है। यहां पे आपको आधुनिक निवेश करने पड़ेंगे, जैसे कि अधिक पैदावार देने वाले बीज, जैसे कि मैंने अभी बताया था HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो आपको क्या ज्यादा पैदावार दे सके। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना, तो आपको रासायनिक उर्वरक चाहिए, ठीक है, मतलब फर्टिलाइजर, खाद आपको चाहिए। जैसे कि यहाँ पे खाद डाली जाती है, पूरे इतने बड़े खेत में क्या है, ट्रैक्टर से उसमें क्या करा गया, टैंक लगा दिया गया और उसमें पूरे में फर्टिलाइजर डाल दिया गया और पूरे खेत में फर्टिलाइजर दे दिया जाएगा। कीटनाशक, ये जब पेड़ पौधे यहाँ पे लग गए तो फिर ये अंकल क्या है, इसमें कीटनाशक दे रहे हैं जिससे कि ये पेड़ पौधे खराब ना हो। इन सब की आपको जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के क्या है, उच्च पैदावार होगी। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है, हर राज्य में अलग अलग है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम। अब आ जाते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि एक टाइप ही है वाणिज्यिक कृषि का, कॉमर्शियल क्रॉप्स का टाइप ही है, इसको जानते हैं। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। एकल फसल मतलब एक ही फसल, लंबे चौड़े क्षेत्र में क्या होगा, एक ही फसल बोई जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ पे जो फसल दिख रही है, ये फसल किसकी है, कॉफी की फसल है, ये कॉफी की ही फसल है, ठीक है। और इसके बाद जब वो कॉफी तैयार हो गई तो कॉफी को जो है तोड़ा जाता है और उसे यूज करा जाता है। तो कॉफी की फसल आपको दिखाई गई, पूरे क्षेत्र में कॉफी उगाई गई है। यहाँ पे भी जैसे ये आंटी है कॉफी तोड़ रही है, तो लंबे चौड़े क्षेत्र में सिर्फ एक फसल, एक पूरे क्षेत्र में एक फसल उगाना, ये क्या है, रोपण कृषि। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरप्रश्न इंटरफेस है। मतलब देखो क्या है, ये क्या कहना चाहता है, रोपण कृषि। रोपण कृषि मतलब पूरे एक क्षेत्र में आपने क्या है, बड़े क्षेत्र में उगा लिया, बड़े क्षेत्र में उगा लिया मतलब बहुत ज्यादा उगाया होगा, बहुत ज्यादा ग्रो करा होगा। जब बहुत ज्यादा ग्रो करा है मतलब उसे मार्केट में बेचने के लिए आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। तो इसलिए क्या है कि कृषि और उद्योग, कृषि और उद्योग के बीच में क्या है, रोपण कृषि एक इंटरफेस है, अंतरपृष्ठ है। मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा रोपण कृषि कर करके क्या है, आप उद्योग तक सामान पहुंचाओ जिससे कि लोगों तक जो अंतिम वस्तु है, फाइनल गुड्स है, वो पहुंच सके। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। व्यापक क्षेत्र मतलब एक बहुत बड़े क्षेत्र, लार्ज स्केल पे काम कराया जाएगा जिसमें आपको अत्यधिक पूंजी की जरूरत है। आपको मानव पूंजी भी आपको चाहिए, उसमें आपको भौतिक पूंजी, आपको उसमें पैसा भी चाहिए, आपको उसमें टेक्नोलॉजी भी लगानी पड़ेगी, आपको बहुत पैसा, पूंजी बहुत चाहिए। श्रमिकों की, भाई पूरे खेत में आप एक ही फसल उगा रहे हो,
कितना बड़ा खेत है उसमें कितनी फसल आप उगा सकते थे, पर एक ही फसल उगाइए तो आपको श्रमिकों की लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, वाणिज्यिक कृषि में जो भी उगा रहे हैं वो सारा का सारा उद्योग में दे देते हैं, जिससे कि क्या हो, वो कच्चा माल है वो जाकर के उनके लिए काम कर जाए और हमें बहुत फायदा मिले और किसान को इन्हीं क्रॉप्स में फायदा। हम जब कंक्लूजन पढ़ेंगे चैप्टर का, निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचेंगे, हम यही देखेंगे कि भाई किसानों को क्या करना चाहिए, जो ज्यादा है वो वाणिज्यिक क्रॉप्स उगानी चाहिए, कॉमर्शियल क्रॉप्स, वाणिज्य की कृषि है वो करनी चाहिए, जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और उनका जीवन स्तर सुधरे। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। ठीक है, जैसे ये आपको गन्ने की खेती नजर आ रही है और ये केले की खेती है। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहां की मुख्य रोपण फसलें हैं। ठीक है, तो असम में तो क्या है, असम और उत्तरी बंगाल में चाय। असम में अरुणाचल प्रदेश ये उसी समय से चाय का बहुत बड़ा बागान पे काम कर रहे हैं जब से ब्रिटिशर्स का राज हमारे देश में था, जो अंग्रेजों का राज था, जिन अंग्रेजों को हमने भारत के राष्ट्रवाद में लात मार करके बाहर निकाल दिया था। ठीक है ना, उन्हीं के राज के समय से ही चाय काफी चल रही है। और कर्नाटक में कॉफी, कर्नाटक में जो कॉफी चल रही है एक्चुअली वहां पे क्या है, पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट पे बाबा बुधान हिल्स है, वो बाबा बुधान हिल्स से ही क्या है कॉफी का उत्पादन हो रहा है। आज भी वहीं यही से हो रहा है, ज्यादा जगह पे कॉफी का उत्पादन नहीं होता, वो मुख्य जगह है। और हमारे जो देश की कॉफी है ना वो पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या मसाले मशहूर थे और क्या कॉफी मशहूर है, और लोग तो भारत के वैसे ही मशहूर है। चूंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब मेरी बात सुन, हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो टोटली क्या कर रहे हैं, बिजनेस वाला काम कर रहे हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये फिर से कहता हूं कि इंपॉर्टेंस है सोशल स्टडीज की। भूगोल में भी हम अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में भी हम पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं, इको भी पढ़ सकते हैं। चारों सब्जेक्ट्स इंटर रिलेटेड है और आपके आम जीवन में आप गांव में जाकर के देखिएगा किस प्रकार से खेती होती है, किस प्रकार से लोग खेती के लिए काम करते हैं, कितनी मेहनत उसमें लगती है। देखो अब प्राथमिक क्षेत्र ने क्या करा, ये सारी की सारी जो क्रॉप्स है ना इनको ग्रो करा। ये क्रॉप्स क्या है आपको मान करके चलना, हम बेचने के लिए ही कर रहे हैं। और ये क्रॉप्स कहां पे जाएगी, द्वितीय क्षेत्र के पास जाएगी। ये कच्चा माल है, इससे क्या हो जाए, अंतिम वस्तुएं बन जाए। भाई कपास कृषि में उग रहा है, मतलब कॉटन उगाया जा रहा है, पर कॉटन मेरे काम का नहीं। मुझे तो कॉटन की शर्ट चाहिए, मुझे तो टी शर्ट चाहिए, वो कौन बना करके देगा, वो मेरे लिए अंतिम वस्तु है, फाइनल गुड है। तो वो फाइनल गुड कौन बना करके देगा, द्वितीय क्षेत्र, मतलब उद्योग बना करके देगा, इंडस्ट्री बना करके देगी। और जब देखो अब यहां से यहां तक लाने में हमें क्या होगा, परिवहन की जरूरत होगी, ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी। ट्रांसपोर्ट किसका है, तृतीय क्षेत्र का है। उद्योग खोलने के लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा, बैंक से आएगा। बैंक क्या है, तृतीय क्षेत्र है। आप यहां पर मैनेजर बिठाओगे, जो मैनेजर एजुकेशन का जो काम कर रहा है वो क्या है, तृतीय क्षेत्र। सेवा जो भी दी जा रही है वो सारी की सारी तृतीय क्षेत्र है। दुकानों पे माल भेजा जाएगा, परिवहन के द्वारा भेजा जाएगा। तो ये बात यहां पे ध्यान रखना कि परिवहन और संचार, कम्युनिकेशन की भी जरूरत यहां पर होती है, जो कि तृतीय क्षेत्र में। मतलब मैं पहले अर्थशास्त्र में भी कह चुका हूं कि तीनों क्षेत्र इंटर रिलेटेड है, आज भी कहता हूं कि तीनों क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यहां तक कि हमारे सामाजिक के चारों सब्जेक्ट भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आ जाते हैं शस्य प्रारूप। शस्य प्रारूप का मतलब है क्रॉपिंग पैटर्न। हम किस प्रकार से क्रॉप को ग्रो करते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न हम लोगों को पढ़ रहे हैं। क्रॉपिंग पैटर्न या शस्य प्रारूप। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। आपने सबने बचपन से पढ़ा होगा, बचपन में साइंस में पढ़ाया जाता है, 7th में चैप्टर आता है तो उसमें भी पढ़ाया जाता है। और एसएसटी में तो पता नहीं कितनी बार पढ़ा दिया जाता है कि रबी फसल जायद, रबी फसल जायद। रट जाना चाहिए, पर फिर भी हमें ये चीजें याद नहीं रहती है, पर आज ही आपको याद रह जाएगी। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। अब यहाँ पे रबी फसल, अब ये जो टेबल मैं आपको बता रहा हूं, इसी प्रकार से आपको टेबल बना करके ये भी आपको क्या है, कमरे में चिपका लेनी है और सुबह शाम रोज रिवाइज करना है। क्योंकि मैंने आपको अभी जो बताया कि कर्तन दहन प्रणाली को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में बोला जाता है। एमसीक्यू इस पर बहुत पूछे जा रहे हैं, अब सदैव वाले सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। 100% कृषि के चैप्टर में से आपके क्वेश्चन आएंगे, और जब आएंगे ना दूसरे बच्चे ऐसे देखते रह जाएंगे और आप धमाधम टिक करते जाओगे।
वो तभी होगा जब आप इसे कमरे में चिपका लोगे। ऊपर तो लिख देना कि हम हो चुके हैं तैयार और होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार, उसके नीचे फिर ये सारी बातें सुबह शाम आपको ये रिवाइज करना है। उसी प्रकार से इन्हें भी याद करना है, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। बोया, बोया मतलब ग्रो कब करा जा रहा है। शीत ऋतु मतलब जो ठंड का मौसम है, वो ठंड का मौसम कब है भैया, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाएगा। अब बोया है अभी, बोने से हमें क्या मतलब है भैया, हमें बोने से मतलब नहीं, हमें तो खाने से मतलब है। और खाएंगे कब, जब वो कटेगा, तो हमें तो कटाई से मतलब है, कटाई बाजार। ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य। देखो जो चीज शीत ऋतु में ठंड में बोई जा रही है वो गर्मी में काट रहे हैं, और जो गर्मी में बोई जाएगी वो ठंड में काट लेंगे। तो शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बो रहे हैं, और अप्रैल से जून के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे कटाई कर रहे हैं। अब जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने कौन से, बारिश वाले मौसम होते हैं। फसलें कौन सी, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, कुछ मुख्य रबी फसलें। अब जैसे गेहूं है भैया, गेहूं है ना, अब भी अप्रैल मई में ही क्या है कि सब लोग गेहूं खरीदते हैं। मेरे घर वाले भी खरीद कर आए, मेरी मदर भी खरीद कर लाई थी गेहूं की बोरियां खरीद करके लाई। क्यों, क्योंकि इस समय नया गेहूं कटता है। कब कट रहा है, अप्रैल से जून के बीच में कट रहा है। तो अप्रैल मई में कटता है, तो वो जाते ही जैसे ही नया गेहूं आया उसको खरीद करके लेकर के आ गए। ठीक है, किसानों ने गेहूं काटा और हमारा पुलिस वालों ने चालान काटा। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सी फसलें होती हैं। स्थान अब कौन कौन से हैं, ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है। ये ऐसी फसलें जो देश के हर भाग में लगभग बोई जाती है, पर मुख्य तौर से उत्तर और पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के लिए उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि ये आपको सरसों की फसल दिखाई गई है, पंजाब में बहुत फेमस है सरसों दा साग और मक्के दी रोटी। ठीक है, तो बहुत फेमस है सरसों का साग। अब इसकी जो रबी फसल से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें, शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। देखो आप इस बात को समझो थोड़ा सा, ये जैसे भारत का ऊपरी वाला हिस्सा है, ऊपरी वाला हिस्सा है, तो जो पश्चिमी हिस्सा है भारत का, ये वाला, यहां से क्या है, कुछ हवाएं चलती हुई आती है, और इन हवाओं के कारण क्या होता है, जो ठंडी हवाएं चल करके आती है उससे बारिश होती है, और जो वो बारिश होती है ना, उससे उस समय ये फसलें ज्यादा सहायक होती है उत्पादन करने में। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। मैंने हरित क्रांति के बारे में आपको बता दिया। हरित क्रांति ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है हमारी जनसंख्या का पेट भरने में और हमारा उत्पादन बढ़ाने में, हमें कृषि में आत्मनिर्भर बनाने में हरित क्रांति का बहुत बड़ा रोल है। अब आ जाते हैं खरीफ फसलों पे। जैसा रबी के बारे में पढ़ा वैसे खरीफ। बोया कब जाएगा, मानसून के आगमन पे। मानसून के आगमन के मतलब जो बारिश वाला सा मौसम है उसके शुरुआत में। कटाई कब है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में। कटाई सितंबर से अक्टूबर के बीच में। फसलें चावल, मक्का, जवार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन शामिल है। ठीक है, तो ये सब क्या है, मानसून के समय में जब बारिश आती है, जब बोया दिया जाता है, और सितंबर अक्टूबर के समय में जब थोड़ा ठंड का मौसम शुरू हो जाता है तब इसे कटाई कर ली जाती है। और चावल को वैसे क्या है, बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। ये सारी ऐसी फसलें जिन्हें बहुत पानी चाहिए और तभी जाकर के क्या है, ये सही से इनका उत्पादन हो सकता है। स्थान कौन से, चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। देखो आप इसे बहुत ध्यान से समझना। ये जैसे मान लो पूरा भारत है, ठीक है, तो क्या बोला, असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, मतलब एक तो ये वाला इलाका, ये वाले इलाके में बहुत करा जा रहा है। ठीक है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और ये थोड़ा सा दक्षिण वाला। मतलब इन्होंने क्या बोला है कि उत्तर पूर्वी वाला और दक्षिण वाला ये इलाके में खेती हो रही है। ये वाला इलाका छोड़ दो आप, इस वाले में क्या हो रहा है, नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, बारिश कम होगी तो ये खेती हम लोग कर ही नहीं सकते। तो इसलिए इन्हीं क्षेत्रों में क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा ये हो रही। और एक बात इन्होंने बोला कोंकण तटीय क्षेत्र। कोंकण तटीय क्षेत्र भी मैं आपको बता देता हूं। ये जैसे कि भारत का जो निचला भाग है वो प्रायद्वीपीय भारत उससे कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब होता है ऐसा जमीन का भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो हमारे यहाँ गुजरात से लेकर के यहाँ तक जो है वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, एक यहाँ पे ये वाला और ये वाला, तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। इस प्रायद्वीपीय भारत में क्या, जो ये तट है, इन तटों को नाम दिए गए। तो यहाँ पर ये क्या है, महाराष्ट्र वाले के पास का जो तट है, इस तट को कोंकण तट कहा जाता है। उस कोंकण तट की इन्होंने बात करी। तटीय क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, बिहार में भी की जाती है। पिछले वर्षों में चावल पंजाब, हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई। असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में धान, तीन फसलें ओस, अमन और बोरो बोई जाती है। तो देखो ये अब है ना, पिछले वर्षों में चावल जो पंजाब और हरियाणा में बोना शुरू हो गया, ये सब क्या है, हरित क्रांति के कारण, जहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होने लगी।
असम पश्चिम बंगाल में तो बोई जा रही। असम पश्चिम बंगाल और ओडिशा में धान 3 फसलें हैं। कौन कौन सी? ओस, अमन और बोरो। ओस, अमन और बोरो। भाई ये बात है ना, आप सच में दिमाग में बिठा लेना, इससे 100% क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि भाई इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जो असम पश्चिम बंगाल और ओडिशा में नहीं है। तो ये ओस, अमन, बोरो ये नाम दे देगा, स्पेशल है, स्पेशल है। आप ही इनमें सब में सोच के रह जाओगे कि यार ये तो क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में होगी, पर वहां नहीं, ये कहां पर है? असम पश्चिम बंगाल और ओडिशा में है। अब आ जाते हैं जायद वाला समय। अब जो बीच का समय बच गया वो जायद का भैया। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में बोई जाती है, बोई जाने वाली फसल को हम क्या कहते हैं? जायद कह रहे हैं। देखो सर्दी में जिसे बोया जा रहा है वो कौन सी है? रबी। बारिश के मौसम में बोया जा रहा है खरीफ, और गर्मी में जिसे बोया जा रहा है वो कौन सी है? जायद। जायद ऋतु में मुख्य तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। भैया तो तरबूज, खरबूजे, खीरे ये सब हम लोग क्या है बहुत गर्मियों में बहुत दबा करके खाते हैं और खाने भी चाहिए। ठीक है, ये रहा वाटरमेलन तरबूज। आपको इसको देख करके मुंह में पानी आ रहा होगा, पर आपको पानी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें भी बहुत पानी होता है। तो आप लोग गर्मी में खाया कीजिए, बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। तो गन्ने की जो फसल है उसको पूरा तैयार होने में 1 वर्ष लग जाता है। गन्ना कैसा है? रोपण कृषि के रूप में है। इसी के साथ जो है आज हमारा ये वीडियो लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट होता है। और धन्यवाद के साथ साथ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप घरों से बाहर जाए मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। जैसे कि भारत के राष्ट्रवाद में हमने अंग्रेजों को लात मार के निकाला था, आप भी मास्क लगा के कोरोना को वापस भेज दीजिए और घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और बाकी इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अच्छा लगा हो तो ताबड़तोड़ कमेंट कर दो, आपके अपने चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।